औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की नशिस्त का पाँचवा सवाल ये है कि जी सर, इंटरनेट के हैज़र्ड्स बताएं, इसके नुकसानात क्या हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं इस सवाल को चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ नुकसानात नहीं हैं इंटरनेट के तो बहुत से फ़ायदे भी हैं। डिपेंड करता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूज़ जौन सा है वो डिटरमिन करता है कि ये चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं, इसके बेनिफिट्स हैं या नुकसानात हैं। मतलब मेरे जैसे एक आदमी, मुझे याद पड़ता है कि हम लाइब्रेरीज में जाया करते थे, कितना फ्यूल खर्च करते होंगे, टाइम खर्च करते थे, टाइम लगता था चीज़ों को ढूंढते हुए, आर्टिकल्स को ढूंढते हुए। तो आज मैं घर बैठे बैठे मुझे दुनिया जहाँ की रिसर्च स्टडीज़ आ रही होती हैं। तो मुझे 18 साल हो गए हैं कि मैंने लाइब्रेरी में नहीं गया, ज़रूरत नहीं है। कुरान पाक को रिसर्च करता हुआ इतना मेहनत का काम था, कई लोगों ने करने की कोशिश की। अब कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसमें आपको एक ही वक्त में 6 8 10 ट्रांसलेशन मिल जाती हैं, फिर आप सर्च कर सकते हैं। हमने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना होता था तो हम जाते थे और जनाब अमेरिकन सेंटर में, ब्रिटिश काउंसिल में बैठ के किताबें खोल खोल के यूनिवर्सिटियों को देखते थे, एड्रेस ढूंढते रहते थे कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। आज आप सिर्फ नेट पे, गूगल पे जाएं, सिर्फ लिखेंगे जी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, अभी आपके 1 सेकंड में लिस्ट सामने आ जाएगी। तो लर्निंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से आज ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपने बड़ी मेहनत के साथ उस वक़्त 90s के अंदर लोगों ने मुझे कहा जी आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड होने चाहिए, तो ऑडियो टेप्स बनाएं। और ऑडियो टेप्स जो सी हैं वो 100 रुपये की, 50 रुपये की वो टेप होती है, टेप रिकॉर्डर, उसके लिए टेप चलती होती थी, वो छपता था, प्रिंट होता था, रिकॉर्डिंग स्टेशन में जाकर वो रिकॉर्डिंग होती थी। आज जनाब वो चीज़ें आप घर में बैठे बैठे रिकॉर्ड करके ऑनलाइन चढ़ा दें, दुनिया तक एक्सेस मिल जाएगी। बुक्स ढूंढना कितना आसान है, फ्री बुक्स अवेलेबल हैं डाउनलोड्स करने वाली आपके सामने। तो दुनिया जहाँ में क्या हो रहा है, हालात हाज़रा में, करंट अफेयर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में आपको एक्सेस है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस है, भरमार है। इसके तो कुछ चैलेंजेस तो हैं, वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, हाँ, अब इसके नुकसानात भी बहुत हैं। तो बेसिकली हमें चीज़ों को, जैसे मैंने टाइम के बारे में आपको बताया कि बच्चों को हमें चीज़ों से हम दूर नहीं कर सकते, हमें उनको एजुकेट करना है कि हम उन चीज़ों को यूज़ और मिस यूज़ में क्या फ़र्क है। आप, मेरा ख्याल है जो आप कह रही हैं बच्चों को हैज़र्ड्स बताएं, नुकसानात बताएं इंटरनेट के, तो आप इसके जो नुकसानात हैं और जो पोर्नोग्राफी है और जो गलत किस्म की चीज़ें, आप उसकी तरफ अगर आपका हवाला है तो वो तो इंटरनेट है या नहीं है, वो तो आप एजुकेट करना है, वो आपको एजुकेट करना पड़ेगा। अगर एक चीज़ के फ़ायदे हैं और नुकसानात भी हैं, तो अगर आप उस चीज़ के फ़ायदों को देखें तो आपने देखना है कि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं या इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, और क्या नुकसानात ऑटोमेटिक मिलेंगे या मेरे मिस यूज़ से मिलेंगे। ये ऐसी बात ही है कि पढ़ने के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन अगर मैं सारा दिन रीडिंग करता रहूं तो मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो एक चीज़ अच्छी तो है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी बेनिफिशियल हैं, लेकिन उनका ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो नुकसानदेह। तो ये फ़ायदे तो हैं। अब देखना ये है कि जी ट्रैवल देख लें। मैं अक्सर कहा, मुझे ट्रैवल की चीज़ों का बड़ा शौक़ था, मैं कंपैरिजन करता, सोशियोलॉजिस्ट भी हूँ, एंथ्रोपोलॉजी भी मेरा सब्जेक्ट है, सिविलाइजेशंस को कंपेयर करता रहता हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे स्टडीज़ मिलती हैं नेशनल जोग्राफिक के ऊपर। आपको आज के दौर में घर बैठे बैठे आधे घंटे के प्रोग्राम में आप जनाब पेरिस का चक्कर लग जाता है, आप नेदरलैंड देख लेते हैं, आपको पता चल जाता है वहाँ पे क्या हो रहा है। आपने कोई बाइंग का डिसीजन करना है, आपको बाइंग का डिसीजन आप 2 मिनट में लगा देते हैं, यार ये गाड़ी ख़रीदनी है, बाइक ख़रीदनी है, कुछ और जनाब लैपटॉप ख़रीदना है, तो आपको 1 मिनट में से आप रिसर्च आप कर सकते हैं।
तो दुनिया की हिस्ट्री आपने सीखनी है, बड़ा कुछ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। हाँ, एनिमल प्लैनेट देख लें, बच्चों के लिए कितने कितने एजुकेशन के टूल अवेलेबल। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को रीफ्रेस करूं तो आप ये कहें कि जो हैज़र्ड्स हैं वो मिस यूज़ के हैं इंटरनेट के, वो यूज़ के नहीं हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो हैज़र्ड्स हैं वो मिस यूज़ के हैं और सिर्फ इंटरनेट के नहीं हैं, वो सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी उतने ही हैं। तो ये दो चीज़ों की आप क्लैरिफिकेशन ले लें कि नंबर एक के हैज़र्ड्स जौन से हैं यूज़ के नहीं हैं, मिस यूज़ के हैं, और नंबर दो, और जो हैज़र्ड्स हैं, जो नुकसानात हैं, वो सिर्फ इंटरनेट के नहीं हैं, वो सोशल मीडिया के भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी उतने ही हैं। तो वो क्या नुकसानात हैं? नंबर एक, देखें, सबसे बड़ा नुकसान तो कल्चर इन्वेजन का है। अगर आप नेट के आगे बैठे हुए हैं और आप वही चीज़ें देख रहे हैं, मसलन अगर आप ड्रामों की बात करें, अब मैंने इसलिए आपसे कहा कि ये इंटरनेट जौन सा है तो इसके साथ आपको सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल करना पड़ेगा। अगर आप लगातार एक इंडिया की फिल्में देखते रहें, आप लगातार अमेरिकन मूवीज़ या अमेरिकन सोप्स देखते रहें, मुझे याद पड़ता है कि आज से कई साल पहले जब मैं अमेरिका में गया तो वहाँ पे ना एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के नाम से एक सोप होता था, बड़ा मशहूर था। और एक और टीनेजर्स का शायद, जिसमें लड़का लड़की, कई लड़के, फ्रेंड्स के नाम से एक सोप चल रहा होता था, तो वो बड़ा पॉपुलर था। तो हम कहते थे कि यार देखो, शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1986 की। अब आप सोचें, वो सारी की सारी चीज़ें इधर आ चुकी हैं कि जो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में उधर दिखाया जाता था वो आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जा रहा। और जो फ्रेंड्स के में थे, मैं कई जगहों पे जानता हूँ, कई शहरों में जानता हूँ जहाँ पे यूनिवर्सिटियों के लड़के लड़कियों ने अपार्टमेंट लिया हुआ है और इकट्ठे रहते हैं, 6-6 8-8 लोग इकट्ठे रह रहे हैं। अब ये सिर्फ 86 की बात है, ये इतनी जल्दी कल्चर इन्वेट कभी भी नहीं हुआ। तो ये पावर है उस चीज़ की, इसमें इतनी ताकत है। तो जिस चीज़ में इतनी ताकत है, आप सोचें वो गलत हाथों में आ जाए तो उसका फ़ायदा भी तो था। आप मीडिया के थ्रू, सोशल में अपना कल्चर भी तो किसी को दे सकते थे, अपनी नेशन बिल्डिंग भी तो कर सकते थे। वो आपने नहीं की, लेकिन बाहर के लोगों ने उसी के थ्रू आपके कल्चर को इन्वेट किया, क्योंकि आपकी जो कमज़ोरियाँ थीं उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया। आपने अपनी औलाद को आइडेंटिटी नहीं दी, आपने इस्लाम के ऊपर मूवीज़ नहीं बनाई, इस्लामी ड्रामे नहीं बनाए। आप टर्की में कुछ सुना बन रहे हैं, ईरान में बने, लेकिन उन्होंने वो कल्चर आपको दिखाया और वो कल्चर आपने अपना लिया। पहले इंडिया ने किया, उसके बाद वेस्ट का कल्चर आया। तो सबसे पहले तो कल्चर इन्वेजन है। हमारी ज़ुबानें बदल चुकी हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात, दुनिया में 2 क्लासेस हमेशा पाई जाती हैं। एक को कहा जाता है ब्लू कॉलर, एक होती है वाइट कॉलर। ब्लू कॉलर आप कहते हैं वर्किंग क्लास को। ये जो ट्रेडमैन है, बिजली वाला आ गया, इलेक्ट्रिशियन आ गया, प्लम्बर आ गया, ड्राइवर आ गया, कुक आ गया, ये वर्किंग क्लास है। ऑड जॉब्स पे जो लोग काम करते हैं इनको आप ब्लू कॉलर कहते हैं। दूसरी है वाइट क्लास, वाइट कॉलर से आप कहते हैं। और इसमें तो आपको पता है वाइट कॉलर क्राइम्स के ऊपर भी पूरी एक साइंस है। तो वाइट कॉलर कहते हैं पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोग। और ये 2 क्लासें हैं। तो यूरोप में जो ब्लू कॉलर का कल्चर है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन सोप्स के थ्रू ब्लू कॉलर कल्चर को, जो उनके अपने मुल्क में भी रिजेक्टेड है, जिसको वो ब्लू कॉलर लो लाइफ्स कहते हैं। और ये जो फास्ट फूड आया था, ये होमलेस लोगों के लिए बना था। आप मुझे बताएं कि आज हमारे अपने मुल्क में अपर क्लास, वाइट कॉलर क्लास बैठी होती है और वो अपने आप को मॉड समझ रही होती है कि जी हम तो, हमारे बच्चे तो जी घर खाते ही नहीं, वो तो जनाब फास्ट फूड ही पसंद करते हैं। फास्ट फूड तो भाई होमलेस लोगों का था, लेकिन वो कल्चर ऐसे आप पे
एनफोर्स किया गया, आप ये भूल ही गए। उन्होंने अपना रिजेक्टेड कल्चर आपको दिया और आपने उसको अपना लिया। उनकी जो वाइट कॉलर लोग हैं, आप उनको भी 5-6 दिन कहीं बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं देखेंगे, और वो कहीं जाएंगे भी वीकेंड पे ज़्यादा फैमिली रेस्टोरेंट में, तो वो शायद इस काबिल भी नहीं होगा रेस्टोरेंट क्या वो। मैंने जो फैमिली रेस्टोरेंट्स होते हैं 15-20 बंदों की सीटें, हफ्ता 2-2 हफ्ता पहले उसकी रिजर्वेशन हुई होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, कैंडल लाइट पे फैमिली डिनर कर रही होती है, फुल सर्व रेस्टोरेंट्स होते हैं। वो आपको नहीं दिखाएंगे, वो आपको ये गंद दिखाएंगे। तो ये जो हमारा कल्चर, हमारे कपड़े बदल गए, ज़ुबान बदल गई, बदतमीज़ी लोगों ने अपना ली, स्लैंग लैंग्वेजेस यूज़ करनी शुरू कर दें, उधर के वर्ड्स उठा लिए। एक तो ज़ुबान की कंटामिनेशन हुई, कपड़ों की कंटामिनेशन हुई, हमारे आदाब की, मैनर्स, अखलाकियात, रवाज, रस्म, बड़े छोटे तमीज़, सब कुछ ख़त्म हो गया। सबसे बड़ा नुकसान कल्चर इन्वेजन। दूसरा, देखें, जब आपके सामने और आपकी तरबियत ना हुई हो, तो आपके सामने दुनिया जहाँ खोल के रख दी जाए। उल्लामा इकबाल इसके बारे में कहते थे कि आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीका। आज़ादी अफ़कार, फ़िक्र की आज़ादी से है उनकी तबाही। अगर आप लोगों को फ्री हैंड दे दें कि वो जो मर्ज़ी सोचें, जो मर्ज़ी करें, तो यह क्या है? रखते नहीं, ये उन लोगों के लिए तबाही है जिनको सोचने का तरीका ना बताएं। आपने उनकी सोचने के लिए फ्री कर दिया, लेकिन सोचने का तरीका नहीं दिया। तो आपने हो फिक्र अगर खाम तो है आज़ादी अफ़कार, इंसान को हवा बनाने का तरीका। आपने पूरी दुनिया अपने बच्चे के इंटरनेट के सामने रख दी, लेकिन आपने उसको ये तरबियत नहीं दी। ऐसी बात ये कि गाड़ी आपने उसको दुनिया की बेहतरीन मशीन ला के उसको नीचे गिफ्ट दे दी, और आपने उसको उसके आदाब नहीं बताया कि बेटा इस गाड़ी को इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने इतनी बड़ी फैसिलिटी इंटरनेट है, दुनिया आपने पूरी इसके सामने रख दी, और आपने इसको ना वो फ़िक्र दी है, ना वो समझाया कि बेटा इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए तो उल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि है, इससे तो तबाही तबाही है। तो कंपैरिजन इतना आ गया है, दुनिया जहाँ की चीज़ों पे कंपैरिजन है, मुकाबलेबाजी है। उधर ऐसा होता है, वेस्ट में ऐसा है, उधर आपके पास पूरी दुनिया के मॉडल। इससे स्ट्रेस, आप देखें हॉलीवुड की, बॉलीवुड की आप मूवीज़ देख रहे हैं, उनकी एक्ट्रेस देख रहे हैं। आप कभी इंडिया में चले जाएं, अमेरिका में मैं इतना अच्छा रहा हूँ, इतनी खूबसूरती नज़र नहीं आती जितनी आपको टेलीविज़नों में दिखाई जाती है। आपको लगता है ये कोई और ही दुनिया है। आपको लगता है कि सारे के सारे वहाँ, ओ भाई, आप अमेरिका की सड़कों में चले जाएं, इंडिया के, अल्लाह कानों को हाथ लगाएंगे, यार ये टीवी पे क्या दिखाते हैं और इधर हालत क्या है। तो ये मुफ्त में स्ट्रेस। आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, अमेरिका में भी ऑर्डनरी ऐसे कल्चर होता है, ऑर्डनरी शक्लें होती हैं और वैसे लोग होते थे। आप ये भूल जाते हैं कि ये जो हॉलीवुड बॉलीवुड की प्रोग्राम्स हैं, टीवीज़ हैं, ड्रामे हैं, इसके अंदर जो बेहतरीन लोग, और फिर उन बेहतरीन लोगों के ऊपर भी जनाब पता नहीं कितने कितने टाइम लगा के उनकी मेकअप किए जाते हैं। तो ये जो मुकाबलेबाजी है, इससे बहुत नुकसान है। स्ट्रेस का बहुत बड़ा सोर्स है ये। बच्चों की बीमारियों का जो आजकल इमोशनल इश्यूज़ हैं, एंजाइटीज़, बहुत बड़ा इशू है कि दे कैन नॉट हैंडल दिस। इसी तरीके से डिसकंटेंटमेंट जो आई है, लोगों में नाशुक्री जो आ चुकी है। एक हमें पता होता था, हम कंटेंट होते थे। हमारे ज़िंदगी के अंदर जब मेरी शादी हुई, 18 साल मेरी उम्र थी, मेरे पास सुजुकी होती थी, फिर मेरे पास कावासाकी GTO आ गई, फिर मेरे पास होंडा 125। मुझे याद पड़ता है कि हर बाइक पे मैं 100% कंटेंट होता था। खुशी से मैंने कहा लिमिट होती थी। सो अल्लाह केप्ट ऑन ब्लेसिंग अस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। आज लोगों के अंदर वो ख़त्म हो चुका है। दे आर नेवर कंटेंट, बिकॉज उनके सामने हमेशा कोई ना कोई चीज़ उससे बेहतर मौजूद है। कभी भी कंटेंट नहीं होता। तो जो इसीलिए हदीस में जिक्र है कि अपने से नीचों को देखो।
जब आप अपने से नीचों को देखोगे तो कंटेंटमेंट आएगी, आप ग्रेटिट्यूड आप में आएगा। जब आप अपने से ऊपर में देखेंगे तो आप हमेशा नाशुक्र ही रहोगे। तो इस मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अब आप अपने से ऊपरों को देख रहे हैं और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के कानून को वॉयलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा नाशुक्री कर रहे हैं। कभी शक्ल के पे, कभी कपड़ों पे, कभी स्टाइल पे, कभी लाइफस्टाइल पे, कभी दोस्तों पे, कभी चीज़ों पे, कभी गाड़ी पे, कभी घर पे। ऑलवेज वॉचिंग दिस प्रोग्राम, ऑलवेज। कभी आपको बीवी बुरी, कभी बच्चे बुरे, कभी आपका अब्बा बुरा, कभी आपकी माँ जाहिल, आपको हर चीज़ में नाशुक्री ही नाशुक्री है। तो एक चीज़ है, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये जो स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, उसकी वजह से एक नई टर्मिनोलॉजी ऐड हो चुकी है। उस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं आजकल के बच्चों में दे हैव अ फियर। आपने देखा होगा बच्चे बैठे बैठे ना हर 2 मिनट के बाद ऐसे देखते हैं फ़ोन को कि कुछ आया तो नहीं है, आया तो नहीं है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार ये जो मैसेजिंग आजकल आपको पता है, व्हाट्सएप स्पेशली, ये जो सोशल है ऐप्स, ओ भाई इसकी बेल ही बंद कर दो, टोन बंद कर दो। बंद नहीं करते भाई, आपकी जब दिल करेगा आप उठा के देख लेना, टोन नहीं बंद करते। तो ये क्या है? ये इस वजह से है कि दे हैव अ डिजीज़। उस डिजीज़ को नाम दिया गया है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक नई डिजीज़ बन गई है कि दे हैव अ डिजीज़। देखूं क्या हुआ, क्या आपको बुश का फ़ोन आना था, आपको एलिज़ाबेथ टेलर या जनाब किसी, आप मुझे तो नहीं पता, हमारे ज़माने की तो हीरोइनें तो ये होती थी। आपको भाई किसका, यानी कि आप जब घरों में टेलीफोन भी नहीं होते थे तो क्या मसला था भाई? कुछ भी नहीं था। और ऐसे ऐसे लोग जिनके नीचे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, चिंगजी भी उतर के आ रहे हैं, वो भी एक 2 मिनट के बाद, सेकंड के बाद ऐसे फ़ोन को देखते हैं जैसे अभी जनाब उनको किसी प्रेसिडेंटशिप की ऑफ़र आनी है। और अगर ये ना उन्होंने मिस कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाना है। पहले लतीफ़े पढ़ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते। तो ये एनजाइटी और डिप्रेशन बहुत जो बड़ा, ये FOMO से बड़ा, ये FOMO है, फियर ऑफ मिसिंग। और भाई इसको बंद कर दो, कोई टाइम बना लो कब देखना है कब नहीं देखना। तो ये फियर जो है बच्चों से दूर करें कि जब दे हैव फियर। अच्छा फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन? आप खुद सोचें। मैं भी अखबार, मुझे जो अखबार है, कई साल हो गए अखबार मैंने पढ़ना उस तरह बंद कर दिया हुआ है। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से जो मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं उनमें मैंने सब्सक्रिप्शन की हुई है, मुझे वो खबर आ जाती। लेकिन मेरी मर्ज़ी है ना, मैंने स्पोर्ट्स नहीं देखनी, मुझे फिल्म इंडस्ट्री का शौक़ नहीं है, मुझे जनाब टेक्नोलॉजी का शौक़ नहीं है। तो जब दिल करता है मैं कोई ऐड कर देता हूँ, जब दिल करता है मैं माइनस कर देता हूँ। मेरी मर्ज़ी है, जब मेरा मर्ज़ी है, जब दिल करेगा मैं पढ़ूँगा। लेकिन अब मैं हर लाल बत्ती पे या ब्लिंकिंग लाइट के ऊपर देखूँ कि अच्छा उनकी खबर आई है, अच्छा अब क्या खबर आई है, अच्छा अब क्या मुल्क में हुआ है, वो अभी ईरान ने ये कर दिया, वो अच्छा अमेरिका ने ये कर दिया, अच्छा वहाँ पे जहाज़ गिर गया, अच्छा वहाँ पे ये हो गया। तो ये तो आप बीमार हो जाएंगे। और ये बीमारी की वजह भैया आपको क्यों 24 घंटे हर चीज़ का पता होने की, जो आपका मसला ही नहीं है। तो ये जो फियर है इस ऑफ मिसिंग आउट, ये एंजाइटी डिप्रेशन की बड़ी वजह है। और उसके साथ क्या हुआ, आखिर में जो बिहेवियरल इश्यूज आए हैं बच्चों में, वो भी इसी की बदौलत आए हैं। जब वो बाहर के बच्चों को देखते हैं ना अपने माँ बाप से, उनका कल्चर फ़र्क है। वो तो कहते हैं हाय डैड और मॉम। हमारे बच्चे, हमारी नस्ल में तो कभी वो अब्बा अब्बे के थप्पड़ को तो कोई थप्पड़ कहता ही नहीं था। अब्बा वॉज ऑलवेज राइट। आजकल आपको बताया गया नए बच्चों को अब्बा कैन बी रॉन्ग। तो ये जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, अथॉरिटी को चैलेंज करने के इश्यूज़ हैं कि माँ बाप के, बच्चा मेरा बेटा भी मैंने प्यार से लगा भी दिया, अब वो जनाब वहाँ पे तो 911 कॉल हो जाती है। आजकल के मैंने यहाँ के बच्चों को देखा है, ये नई टर्मिनोलॉजी चाइल्ड अब्यूज़ के नाम पे, चिल्ड्रन राइट्स के नाम से, कभी हम इसको फिज़िकल कहते थे, फिज़िकल अब्यूज़। समझ आती है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, फिज़िकल अब्यूज़। लेकिन आप मुझे बताएं
मैंने अगर माँ बच्चे बाप से को 2 थप्पड़ खा भी लिए हैं तो मेरी सेहत पे क्या असर पड़ा? हट्टा कट्टा आपकी आंखों के सामने बैठा हूँ। आजकल आप अपने बच्चों को मारे हैं तो यहाँ आपका बच्चा कहता है जी मेरा बाप जौन सा जी वो तो फिजिकली अब्यूसिव है। उस बेचारे को खुद नहीं पता है फिजिकल अब्यूज क्या होता है। अच्छा, उसके बाद एक नई बीमारी आई, वर्बल अब्यूज। हमारे जमाने में ये छोटे से वर्ड्स थे, बच्चे को कह दो खोते, ओए उल्लू। आजकल आप किसी बच्चे को कह दें तो वो कहना है जी माई डैड इज अब्यूजिव। हाउ डज ही अब्यूज यू? ही इज वर्बली अब्यूजिव। और खुद बैठे हुए दिन में 25 दफ़ा वो गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो अब्यूज़ नहीं है। बाप ने ऐसा कुछ कह दिया, वो ये सेकंड बीमारी आई, पहले फिजिकल अब्यूज़ आया, फिर वर्बल आया, अब एक और किस्म का अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़। माई डैड इज टॉर्चरिंग मी। हाउ इज ही टॉर्चरिंग यू? He doesn't look at me. That is emotional abuse. He stares at me. वो मुझे घूरते हैं। अच्छा, वो क्या इमोशनल अब्यूज है? अब ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आ रही है भाई? तो क्यों? होगा, लेकिन मैं तो अपनी नस्ल से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये आगे मैं क्लियर कर देता हूँ। सो ये आप 3 तरह के इश्यूज आपको नजर, मैंने एक छोटी सी आपको एग्जांपल दी है कि जो बिहेवियर इश्यूज बच्चों में आ रहे हैं वो रॉन्ग बेंचमार्किंग की वजह से आ रहे हैं। कल्चरल एलिमेंट इसमें से निकाल दिए कि बड़ी बुराइयाँ हमारे कल्चर में आई हैं, वो भी उसी वजह से ही आई हैं। ये सारी की सारी जो बुराइयाँ आई हैं ये उधर से ही आई हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे दौर में ऐसा नहीं था। जब ये मीडिया नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तो ये बीमारियाँ भी कम थीं, ये इश्यूज भी कम थे। बाप की नीयत पे भी कोई दो राय नहीं रखता था कि बाप को अपने बच्चों से प्यार है। कोई लगा भी देता था तो आगे से सारा ख़ानदान, सारे लोग उसको सपोर्ट ही करते थे, बेटा कोई बात नहीं, अब्बू हैं। अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स टूटते हैं, तोड़े जाते हैं, और इस चीज़ को बरकरार रखा जाता है कि आर्गूमेंट्स कौन जीतता है। फिर टेक्निकली स्पीकिंग तो साफ दे रहा है कि बेटा राइट है, टेक्निकली स्पीकिंग तो ये आप इसको फिजिकल या वर्बल अब्यूज़ तो कह सकते हैं, टेक्निकली इज़ राइट, लेकिन दीन में कुछ और भी है। बाप की जिम्मेदारी कि बाप को तो मुफ्त ना कहना। आजकल लोग जनाब बाहर के मूवीज़ देख के ये टर्मिनोलॉजीज तो सीख लेते हैं, लेकिन अपनी रूट्स भूल चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा ये सही है ये गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इंटरनेट से आई हैं। एक तरफ चलें, इसका फ़ायदा अवेयरनेस भी आई है, लेकिन नुकसानात भी आप देखें, कल्चर का सत्यानाश फिर गया। तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ किस तरह से, कैसे, किस हालात में, किन लोगों के साथ अप्लाई करनी है। फिर वो 5 उंगलियों को बराबर करके हर चीज़ को उसी तरीके से, पीयर प्रेशर या एक ऐसा फैशन आता है कि उस चीज़ को लेके हर जगह वही स्टैंडर्ड प्रिंसिपल। मुझे भी शायद आप मेरी बातें सुन के समझें कि जनाब मैं मारने वाला हूँ, मैं बिल्कुल मारने वाला नहीं हूँ, ना मैं इस पर बिलीव करता हूँ, ना मैं फिज़िकल अब्यूज़िव हूँ, ना मैं इमोशनली अब्यूज़िव हूँ, ना मैं वर्बली अब्यूज़िव हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें अगर वालिद साहब की तरफ से कभी थप्पड़ लग भी जाता था तो हमें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि कहते हैं इन चीज़ों के कोई मायने, इनको मायने दिए जाते हैं। उस दौर में थप्पड़ बाप को मायने गलत दिया ही नहीं गया था। अब ये इन चीज़ों को गलत मायने दे दिए गए हैं, और ये सारे के सारे आए कहाँ से हैं? ये नुकसानात उस तरफ से आ रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया से, कि इन चीज़ों को गलत मायने दे दिया गया। तो मेरा ख्याल है ये फ़ायदे तो बहुत हैं और दूसरी तरफ नुकसान भी हैं। तो साफ ज़रा आज के दौर में अब ये तो ऑप्शन नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों को जितनी देर तक आप स्क्रीन टाइम से दूर रख सकते हैं रखें, उन्हें आउटडोर्स में खिलाएं। जब बच्चे आते हैं तो शुरू में उनको जनाब आदाब सिखाइए, और आदाब सिर्फ आप इंटरनेट पे बैठने के नहीं सिखाते, आदाब उनकी आप पहले उनको मोरालिटी पढ़ाते हैं बच्चों के चाइल्डहुड स्टोरीज़ के तहत। सच क्या है, हया क्या है, तमीज़ क्या है,
आदाब क्या हैं, अखलाकियात क्या हैं, इज़्ज़त क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, अल्लाह क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, दीन क्या है। जिन लोगों ने ये बेसिक सीखी होती हैं उनको अगर आप ये बता दें कि बेटा इंटरनेट पे मैं वो बता रहा हूँ कि मुझे पता है ये बेहयाई क्या है, तो मुझे ये कहने की क्या ज़रूरत है कि बेटा इंटरनेट पे इस्तेमाल ये नहीं करना। ये तो इशू है, जिसको ये नहीं पता बेहयाई क्या है तो उसको आप कह रहे हैं इंटरनेट पे ये नहीं करना। आई थिंक दिस इज द डिफरेंस कि आपकी नीचे बुनियाद ही नहीं है और आप सिर्फ कह रहे हैं कि नीचे खलाकियात है नहीं, सिर्फ इसको इंटरनेट के ऊपर आप, ये इंटरनेट का इशू नहीं है, ये इशू हमारे मोरालिटी का है। आप उसकी रूट कॉज को नीचे से ठीक करें, उसकी फाउंडेशन को बिल्ड करें। इस तरह के चैलेंजेस आते रहेंगे तो अपने बच्चों को शऊर दीजिए। आप उनका रोक नहीं सकते, लिमिट कर सकते हैं, बड़े होते चले जाएंगे, उनके साथ बैठें, उनकी अखलाकियात को, उनकी मोरालिटी को बिल्ड करें। बच्चों के साथ बैठ के उसके सही यूज़ खुद देखें। माएँ खुद नहीं देखती, माएँ बैठी बाहर, वाले साहब जो उनसे बाहर कुछ और टीवी पे लगा के बैठे हैं, माँ कुछ और फिल्में देख रही है, बच्चों को आप कहें जनाब कमरे में जाके इंटरनेट देखें, दिस इज़ रॉन्ग। लेकिन अगर आप एज अ फैमिली खुद पर्टिकुलर हैं कि फैमिली के बारे में के साथ बैठ के कौन सी मूवी देखनी है, कैसे देखनी है, तो बच्चों को भी एहसास होगा कि हमारे घर में क्या चलता था, हम क्या देखते थे, माँ बाप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे क्या यूज़ करते थे, अच्छा यूज़ करते थे, डिस्कशंस होती थी, बाहर के लोगों को देख के अपने घर में क्या अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आती थी, तो उनको भी पता चल जाएगा कि इसके लिए ये फ़ायदे हैं। अगर आपने बताया नहीं तो फिर वो जो मर्ज़ी करें। सो आई होप कि ये आपको इसका एक बैलेंस सा जवाब मिल गया होगा। जाकर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।